हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को कंटिन्यू करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति जिसका कारण जीविका या भोजन का संकट था, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कर में वृद्धि, लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा था तीसरे स्टेट पर। लुई सरकार निरंकुश शासन व्यवस्था चला रही थी। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे मजदूर, व्यापारी और किसानों का शोषण हो रहा था, क्योंकि टैक्स इन्हीं को देना पड़ रहा था। और इसी बीच कुछ दार्शनिकों ने अपने विचार प्रदान किए, जिसके कारण वह फ्रांसीसी क्रांति हुई। और फ्रांसीसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मध्यम वर्ग ने निभाई। इन्होंने विशेष वर्ग को जो विशेषाधिकार मिले थे, अर्थात प्रथम और द्वितीय स्टेट, पादरी और कुलीन को, उनके अंत की इन्होंने कल्पना की। एक्चुअली 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक हो रही थी। लुई सेल्हुआ जो था वो एक ऐसा शासक था जो टैक्स लगा रहा था, लेकिन इसको टैक्स लगाने का अधिकार स्वयं नहीं था। स्टेट जनरल के फैसले या अनुमति के उपरांत ये टैक्स लगा सकता था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक के द्वारा हुई, जिसमें टैक्स लगाने पर सहमति बनाया गया। स्टेट जनरल जिसमें प्रथम स्टेट से 300 लोग, द्वितीय स्टेट से 300 लोग और तृतीय स्टेट से 600 लोग भाग लेते थे, जबकि बैठने का अधिकार केवल प्रथम और द्वितीय स्टेट को था। तृतीय स्टेट के लोग वहां खड़े रहते थे। 40,000 पत्र तृतीय स्टेट के लोगों ने भेजा ताकि उनकी बातों को भी इसमें शामिल किया जा सके, लेकिन सहमति नहीं बनी और इस स्टेट जनरल को समाप्त कर दिया गया। और इसी बीच संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से स्टेट जनरल के 3 लोग, मिराबियो, आम्बे और सीए। मिराबियो जो था वो एक कुलीन व्यक्ति था, कुलीन वर्ग से था। आम्बे और सीए पादरी था। ये तीसरा स्टेट के लोग अपने आप को पूरे फ्रांस का प्रतिनिधि मानते थे। स्थिति ये थी कि बेकरी की दुकान में लोग घंटों घंटे खड़े रहते थे, पर पावरोटी नहीं मिलती थी। सरकार को लगा कि विद्रोह ना हो जाए, इसलिए सरकार ने वहां पुलिस तैनात कर दिए। लोगों को लगा कि सरकार उस पर हमला करेगी। फलतः 14 जुलाई 1789 को लोगों ने बुराई का प्रतीक बास्टिल के किले को तोड़ डाला, विध्वंस कर डाला और फ्रांसीसी क्रांति को अंजाम दिया। नई शासन व्यवस्था, फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो नई शासन व्यवस्था आई, संवैधानिक राजतंत्र, राजा बैठेगा लेकिन उसे कर्तव्य संविधान के अनुरूप करना पड़ेगा। वो कर और कर्तव्य पर आधारित था। अर्थात 25 वर्ष के केवल वैसे नौजवान को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया जो सक्रिय नागरिक कहलाएं। सक्रिय नागरिक वही कहलाएं जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी टैक्स के रूप में, कर के रूप में देते थे। वर्तमान में हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने हमें कुछ नैसर्गिक अधिकार दिए हैं, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, राष्ट्रीयता की भावना, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और कानून का राज। हम लोग कानून के अंदर काम करते हैं, कानून के अंदर हमारे देश में कानून चल रहा है। ये स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं। ये सारी बातें हमें फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा प्राप्त हुई हैं। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान के बाद जो स्टेट जनरल ने, संवैधानिक स्टेट जनरल ने जो फैसला लिया, उसमें कुछ बातों को शामिल किया गया है। उसमें कुछ चिन्ह को स्वीकार किया गया, जिसमें टूटी हुई जंजीर आज़ादी का प्रतीक था, छड़ी का बर्छीदार गट्ठर एकता का प्रतीक था, त्रिभुज के अंदर में रोशनी बिखेरती आंखें अज्ञानता को दूर करने का प्रतीक था, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक था, और अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये समानता, अर्थात सब बराबर है, ना मुंह है ना पूंछ है, उसका प्रतीक था। लाल टोपी दासों द्वारा पहना गया। स्वतंत्रता के बाद नीला रंग, सफ़ेद रंग और लाल रंग, ये राष्ट्रीय रंग बन गया फ्रांस का। डैनो वाली स्त्री कानून की मानवीय रूप बनी। जैसे भारत माता हमारे देश में है, उसी तरह से डैनो वाली स्त्री को हम कानून का मानवीय रूप बनाया गया। और इसी प्रकार आप देखते हैं कि विधि पट, अर्थात विधि माने कानून होता है, पट माने सीला होता है, जिस पर लिखा हुआ है, ये समान कानून का प्रतीक था। तो हम लोग देखें कि फ्रांसीसी क्रांति किस प्रकार से आगे बढ़ी है। अगले टॉपिक को हम लोग फिर से आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद हम कुछ क्लास वर्क देंगे, आप बना करके पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।